Hello students, good morning to all of you. So we will continue our second lesson फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। तो अब हम भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देश में भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों व क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है, आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद, यानी कि बहुत बड़े विभाजन के बाद जिसमें बहुत सारा खून बहा है, उसके बाद बहुत सारे बलिदानों के बाद हमारे भारत जो है आज़ाद हुआ है। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया है उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। संघ सरकार यानी कि जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकारें केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तर की शासन व्यवस्थाओं को अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, यानी कि उनके अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, अलग अलग उनकी शक्तियाँ हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये सूचियाँ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है हमारी संघ सूची। इसमें क्या है, प्रतिरक्षा। यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, कई बार आ जाता है कि संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल है, राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल है, और तीसरी है हमारी समवर्ती सूची कि इसमें कौन कौन से विषय शामिल है। तो हमने ये केयरफुली रीड करना है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है और इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट होता है कि संघ सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास। नेक्स्ट है हमारी राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई और कृषि जैसे प्रांतीय एवं स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, यानी कि संघ सूची के बारे में केंद्र सरकार बनाएगी कानून, जो भी निर्णय लेगी, और संघ सूची में राज्य सूची में राज्य सरकार। समवर्ती सूची में क्या होता है, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं, यानी कि इस पे दोनों ही डिस्कस करते हैं, फिर जाके कोई डिसीजन लिया जाता है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों के ही कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होगा, यानी कि उसको ही महत्वपूर्ण माना जाएगा और उसको ही इम्पोर्टेंस दी जाएगी और उसको ही लागू किया जाएगा। यह एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय जो हैं केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। अपने विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान में के कुछ प्रावधानों यानी कि अनुच्छेद 371 यानी कि आर्टिकल 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं, और ये विशेष शक्तियां हैं स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार में के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते और इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है, यानी कि ये ना तो स्वतंत्र बन पाए हैं और ना ही इनको हम किसी
दूसरे प्रांत में ऐड कर सकते हैं, उसमें विलीन कर सकते हैं। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। जैसे हमारे पास आता है कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, तो यहाँ से इसका आंसर बनेगा, ठीक है। यानी कि जिनको हम ना तो वो स्वतंत्र प्रांत बन सकते हैं और ना ही किसी में हम उनको विलीन कर सकते हैं, उनको केंद्र शासित प्रदेशों में हम रख सकते हैं। और इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। और संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने का, यानी कि वो टैक्स लगा सकती हैं, और संसाधन जमा करने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार के पास है। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था में कारगर कामकाज के तहत कारगर जो कामकाज है उसके लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा, और इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर्श, संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश में के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया है। अब है भाषाई राज्य, यानी कि भाषा के आधार पर जिन राज्यों का गठन हुआ है। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की, और उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यानी कि यदि आप इन चेंजेस को देखोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल दिए गए हैं। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली, और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी जो संस्कृति है, भूगोल अथवा जातीयता की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए किया गया। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया था। नेक्स्ट है भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए अनेक दूसरे उपाय किए गए हैं। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि संविधान में कितनी भाषाओं को दर्जा मिला है, तो 22 आएगा। अगर हिंदी के अलावा आएगा तो आपने 21 लिखना है, 21 भाषाओं को, ठीक है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी भाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम जो है अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उल्ट हमारे देश में नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया।
संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया, यानी कि वहाँ पे जो लोग हैं वो अंग्रेजी भाषा इंग्लिश बोलते हैं, तो मतलब कि उनको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी, तो उन्होंने मांग रखी कि अंग्रेजी को भी जारी रखना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया, और अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी जो हैं अभिजन को लाभ पहुंचेगा। भाषा राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। अब है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसे रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासन दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, किस तरह वो इस व्यवस्था को अपनाते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यावहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की, और उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी, और यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम है। 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश ने अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, और यही दौर जो है केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। यानी कि गठबंधन सरकार क्या होती है, जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो वो दूसरी पार्टी के साथ मिलकर एक सरकार का गठन करते हैं, तो इसको हम गठबंधन सरकार कहेंगे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पुट होता है, ठीक है, क्वेश्चन आपका बनता है। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी, और इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले से भी बल मिला, और इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। और इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। तो आज ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत के विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ तक हमने लेसन कंप्लीट पढ़ लिया है केयरफुली। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत के विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ तक केयरफुली लेसन रीड करना है, कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।